सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझा था, उससे रदरफोर्ड ने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि आपका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल और मैसिव होता है और उसके जो है आपके इर्द गिर्द पूरे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसमें कि आपका सेंटर में आपका मैसिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके ऑर्बिट्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्होंने ये बताया। तो अब आप ये जानते हो कि कोई भी चीज़ जो कि सर्कुलर मोशन में घूमती है वो एक्सेलरेटेड होती है और उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे थे एक सर्कुलर मोशन में। तो अब आप पूछोगे कि इसमें भी क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक, अब वो एजेंट कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बच्चों ये आपका सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, तो देखो आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स के वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था और वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लीजिए एफ ई है जिसको हम लोग डिनोट कर सकें, तो वही आपका फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जैसे कि मान लीजिए कि इसमें चार्ज क्यू है फॉर एग्जांपल और इसमें चार्ज क्यू है, तो कैपिटल दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर आपकी डिस्टेंस हो गई। तो मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से लेके इस इलेक्ट्रॉन तक जो आपका रेडियस है वो आर है, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी बच्चों, इज इक्वल टू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है जिस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? जहां पर कि एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है इसकी वेलोसिटी और आर है इसका रेडियस, तो इसी को हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं बच्चों। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, लेकिन उसके बाद नील बोर साहब ने उनके अंदर दो खामियां निकाल दी और बताया कि आपके स्ट्रक्चर में दो ड्रॉबैक है, उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो पहला तो बताया बच्चों उन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के हिसाब से अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए, मतलब वो रेडिएशन एमिट करेगा और धीरे धीरे एनर्जी खत्म होगा। और ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी भी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब कि ऐसे एटम का स्टेबिलिटी पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ऐसा एटम तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। ठीक है, उसके बाद ही इस ड्रॉबैक के हिसाब से ही उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसको हम लोग नील बोर पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक हुआ तभी तो आगे नई नई थ्योरीज आई। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उन्होंने बताया कि एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल बच्चों, क्योंकि आपका देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लग रहा है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ठीक है वो क्या करता है, एमिट रेडिएशन, एमिट रेडिएशन, रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी एंड लूजेस एनर्जी। जब रेडिएशन एमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा और एंड शुड फाइनली fall in the nucleus following a spiral inward path, following a spiral
इनवर्ड पाथ, ठीक है, स्पाइरल पाथ आप कह लो। मतलब ये पूरे बात का मतलब है कि आपका क्या हुआ कि ये आप बता रहा है कि अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो वो क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लियर बच्चों। दूसरा उन्होंने ड्रॉबैक ये बताया कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिर रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए। मतलब कि जो रेडिएशन हो रही है तो उसमें जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो देगा कैसा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। मतलब कि उन्होंने बोला कि एज द इलेक्ट्रॉन फॉलोज द इनवर्ड पाथ, एज द इलेक्ट्रॉन फॉलोज द स्पाइरल पाथ, जब उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो फॉलो करेगा तो क्या होगा बच्चों कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा उसका, इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड कंटिन्यूसली चेंज, कंटिन्यूसली चेंज, वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा। मतलब कि रदरफोर्ड के हिसाब से वी शुड गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, बट ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, क्लियर, उन्होंने ये देखा कि आपका नॉट कंटिन्यूअस, वी डू नॉट गेट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, वी डू नॉट गेट कंटिन्यूअस। तो ये दोनों फैक्ट जो है एस्टैब्लिश नहीं कर पाए या जस्टिफाई नहीं कर पाए रदरफोर्ड अपने मॉडल से, और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं बता पाए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने सुधार किया और फाइनली नील बोर ने अपना पोस्टुलेट दिया। तो नील बोर साहब ने अपना एक पोस्टुलेट दिया, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको पहले समझा देता हूँ और उसके बाद फिर लिखवा देता हूँ और वो बताएगा कि जस्टिफाई, ठीक है। तो एक तो उन्होंने पहला बात बताया बच्चों कि हर एटम का एक डेफिनेट स्टेबल स्टेट की बात की उन्होंने, कि हर एटम के पास अपना एक पर्टिकुलर स्टेबल स्टेट होता है, उसी स्टेबल स्टेट को उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया, ठीक है। और उसकी एक डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है। क्लियर, एनर्जी की बात उन्होंने की कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में या स्टेबल स्टेट में रोटेट करता है तो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ईच एटम has a definite stable states, ठीक है। and each possible, ठीक है, stable state या इसको उन्होंने ऑर्बिट कहा, ठीक है। ईच पॉसिबल स्टेबल स्टेट हैज अ डेफिनेट टोटल एनर्जी, एनर्जी वगैरह की बात उन्होंने नहीं कही थी रदरफोर्ड ने, इन्होंने बताया हैज अ डेफिनेट टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब पोस्टुलेट से उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया, जो भी ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा ये बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड हो, ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। क्लियर, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भले करेगा रोटेट में, मतलब कि ऑर्बिट में, लेकिन वो उन्हीं ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसमें कि उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, ठीक है। क्वांटाइज मतलब समझ रहे हो, क्वांटाइज मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 2.5 न हो, मतलब क्वांटाइज्ड हो। जैसे क्वांटाइज का मतलब मैं पहले भी बताया था कि जैसे चीनी के क्रिस्टल्स क्या है, क्वांटाइज्ड, आप गिन सकते हो, ठीक है। लेकिन पानी क्वांटाइज्ड है नहीं, उसको आप नहीं क्वांट कर सकते हो।
तो आप लिख लो कि द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, revolves around nucleus only, exert करके मैं बता रहा हूं, only in those orbits, ठीक है, for which एंगुलर मोमेंटम, ये वर्ड अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको क्या है। फिजिक्स में भी आपका है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक तो आप पढ़े होगे सिंपल लीनियर मोमेंटम, एक आपका जब भी रोटेटरी मोशन होता है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम की बात होती है, ठीक है। मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, और मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, सॉरी जो डिस्टेंस होता है वो आपका एंगुलर मोमेंटम देता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। देखो बच्चों ये सब पॉइंट्स पूछता है और आप जस्टिफाई कर लोगे, मतलब कि आप समझ लोगे तो ज़्यादा आसानी से लिख पाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि या तो ये कह लो या आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई, h बाई टू पाई, मोमेंटम आपका हो गया m u इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू n h बाई टू पाई, ये कहने का मतलब है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका एंगुलर मोमेंटम है, देखिए मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, और ये आपका देखिए n क्या है, n आपका इंटीजर है, n आपका इंटीजर है, क्लियर बच्चों। तो एन एच बाई टू पाई, मतलब कि जैसे, और मैं बता दूं h बाई टू पाई हो सकता है, या 2h बाई टू पाई हो सकता है, या 3h बाई टू पाई हो सकता है, या 4h बाई टू पाई हो सकता है, इसी तरीके से, ठीक है। मतलब जैसे 2.5h बाई टू पाई कभी नहीं हो सकता है। तो अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका, इन्होंने ये बताया कि हर इलेक्ट्रॉन अपने भाई जो भी ऑर्बिट है उसकी पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी है उसमें रोटेट कर रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे ट्रांजिशन स्टेट, या एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में जब जंप करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, और उस जो रेडिएशन एमिट करता है उसकी एनर्जी वही होती है जो कि उन ट्रांजिशन स्टेट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट आप बच्चों ये लिख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिशन करता है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपकी एनर्जी जो एमिट होती है वो वही होती है जो उनके बीच का डिफरेंस होता है एनर्जी। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, इसी पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है बच्चों। तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, जो ट्रांजिशन स्टेट चेंज करता है, आपकी एनर्जी डिफरेंस होती है, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा वगैरह निकालने के लिए आती है, ठीक है। तो वो जो सारे डेरिवेशंस हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, प्लीज़ डोंट मिस दैट, बिकॉज उस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और ज़रूर ज़रूर उस पर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही पूछे जाते हैं। डेरिवेशन वगैरह पूछता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पूछता है, ठीक है, एनर्जी पूछता है, जब ट्रांजिशन बदलता है तो आपकी बहुत सारे उसमें पैरामीटर होते हैं, उसकी वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताऊंगा। तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेशनरी कह लो या ऑर्बिट कह लो, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है, देन आपका उससे क्या होता है कि बच्चों आपका एक फोटोन निकलता है, देन अ फोटोन इज एमिटेड, जो एनर्जी होती है फोटॉन्स के टर्म्स में लिखोगे आप, देन अ फोटोन इज एमिटेड, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी आप जान रहे हो एच न्यू होती है, जहाँ न्यू क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देन अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस
difference of energies between the initial and final states. इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल मतलब जिस पे जाके लैंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इनिशियल मतलब जहां से चला था, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। क्लियर बच्चों? तो मतलब कि आप एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी जो आपकी एमिट होगी E, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच न्यू आप समझ रहे, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो होगा बच्चों डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, ई आई माइनस ई एफ, जहां पर आप लिख लो कि ई आई जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ई फाइनल की। ठीक है, पर कि एच आपका जानते ही हो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये वाला जो आप मैंने लिखवाया है। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करके बहुत सारे पैरामीटर निकलते हैं, रेडियस निकलता है या एनर्जी निकलता है या और भी आपकी फ्रीक्वेंसी हुई, लैम्डा हुई, बहुत सारी चीज़ निकलती है। ठीक है, और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, रेडिएशन एमिटेड। क्लियर बच्चों? की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।